So now we are going to study the transport across the cell membrane. अभी तक हमने पढ़ा कि सेल एक लिविंग स्ट्रक्चर है. बीइंग अ लिविंग स्ट्रक्चर वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करता है, जैसे कि वो रिस्पायर करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट मटेरियल पे प्रोड्यूस करता है. फिर हमने पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होती है एंड वो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को रेगुलेट करती है. नाउ ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन द वेरी फर्स्ट प्लेस हो किस तरह से रही है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इज मेनली ऑफ टू टाइप्स. देयर इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस एंड देयर इज द एक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में. पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस है क्या? वेल, अगर हम कोई भी मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस लें एंड उस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस के लिए अगर किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो एक पैसिव मूवमेंट है. दिस रिक्वायर्स नो एनर्जी. अब पैसिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अपने आप में दो तरह की हैं. द वेरी फर्स्ट टाइप इज डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसी चीज़ है जो हम रेगुलरली अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. सपोज अगर मैं एक परफ्यूम की बॉटल लूँ लाइक दिस, अगर इस परफ्यूम को मैं स्प्रे करता हूँ देन यू कैन सी कि ये मिस्ट एकदम से हवा में स्प्रेड हो जाती है. ये मिस्ट हवा में स्प्रेड कैसे हो रही है? ये मिस्ट हवा में स्प्रेड इस वजह से हो रही है क्योंकि परफ्यूम की कंसंट्रेशन इस बॉटल के अंदर बहुत ज़्यादा है एंड हवा में इस परफ्यूम की कंसंट्रेशन बहुत कम है. सिमिलरली अगर हम सेल की बात करें तो सेल डिफ्यूजन के थ्रू मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है. तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. सपोज अगर हम एक सेल ड्रॉ करें और इस सेल के आसपास जाती हुई एक ब्लड वेसल ड्रॉ करें, तो अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी एंड इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ये ऑक्सीजन एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सेल में डिफ्यूज हो जाएगी एंड दैट्स हाउ डिफ्यूजन वर्क्स. नाउ अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव मूवमेंट की बात करें तो द सेकेंड टाइप इज ऑस्मोसिस. ये प्रोसेस भी हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आप एक रेजिन लो, रेजिन यानी दाख, अगर आप उसे रात में पानी में भिगो कर रखो तो सुबह तक वो स्वेल कर जाती है. वो स्वेल कैसे कर जाती है? क्योंकि पानी उस किशमिश के अंदर, उस दाग के अंदर मूव कर जाता है. सो द वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑस्मोसिस इज दैट it requires a semi-permeable membrane and the second thing is, हमने डिफ्यूजन में कहा था कि it is a movement of molecules, but osmosis में it is the movement of solvent. Now you will ask कि solvent क्या है? I'll explain कि suppose अगर हम पानी लेते हैं और हम शुगर लेते हैं, हम शुगर सॉल्यूशन बनाने के लिए उस शुगर को पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो पानी एक सॉल्वेंट हुआ क्योंकि उसमें शुगर डिसॉल्व हो रही है एंड शुगर सॉल्यूट हुई क्योंकि उसे डिसॉल्व किया जा रहा है. सो ऑस्मोसिस में क्या होता है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम
higher concentration of solvent to lower concentration of solvent। या फिर हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं that osmosis is the movement of solvent from low concentration of solute to high concentration of solute। अगर हम वापस वही किशमिश वाला एग्जाम्पल लें तो पहले अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट की बात करें, पानी किशमिश के बाहर बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर बहुत कम है, तो वो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर गया। या फिर अगर हम दूसरे तरीके से बात करें तो किशमिश के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड पानी में वो कंसंट्रेशन बहुत कम है, एंड दैट्स वाई वो लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मूव कर गया। सेल में ऑस्मोसिस किस तरह से यूज होती है? सेल में भी ऑस्मोसिस इसी तरीके से यूज होती है। सेल सपोज अगर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जा रही है एंड अगर ब्लड में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसमें उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो वो वाटर सेल के अंदर मूव कर जाएगा। अब हम अगर आगे ऑस्मोसिस के बारे में ही बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस हम 3 तरह के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ये 3 तरह के सॉल्यूशंस क्या हैं? सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज अ hypertonic solution. The second type is hypotonic and the third type is isotonic. जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो हम सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन की मेनली बात कर रहे थे एंड साथ ही हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की भी बात करी एंड इन सब सॉल्यूशंस में मेनली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ही डिफरेंस रहता है। अगर हम किसी भी सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करें तो वो सेल श्रिंक कर जाता है। द सेल श्रिंक्स। अगर हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को प्लेस करें तो वो सेल स्वेल कर जाता है। द सेल स्वेल्स। एंड अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को प्लेस करें तो इट रिमेन्स द सेम। अब ऐसा हो क्यों रहा है? एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेल से ज्यादा होगी। क्या होगा कि सेल का जितना भी सारा का सारा सॉल्वेंट है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट वाटर है, वो सारा का सारा सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल से कम है। जो हमने किशमिश वाला एग्जांपल लिया था, जब हमने उसे पानी में भिगो कर रखा था तो वो स्वेल कर गई थी। इट इज़ सिमिलर टू दिस सिचुएशन, क्योंकि उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पानी में बहुत कम थी और किशमिश के अंदर बहुत ज़्यादा थी। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सेम होगी, जो कि सेल के अंदर और सेल के बाहर है। ऑस्मोसिस के बेसिस पे हमारे पास इस तरह से 3 डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस हैं। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल लें तो हम पिकल का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हम सॉल्ट वाटर में कभी भी पिकल्स बनाते हैं तो हम उसे सॉल्ट वाटर में इसलिए प्लेस करते हैं ताकि वो पिकल डिहाइड्रेट कर जाए, उसके सेल के अंदर से सारा का सारा पानी बाहर आ जाए।
And now we will talk about the active transport. So the very first thing is that what is active transport? एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो इस तरीके का ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, रिक्वायर्स एनर्जी। अभी हम फाउंडेशन क्लासेस में सिर्फ दो तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट काइंड इज एंडोसाइटोसिस and the second type is एक्सोसाइटोसिस। ये काइंड ऑफ सिमिलर से प्रोसेस है। एंडोसाइटोसिस में एक फूड पार्टिकल का अगर हम एग्जांपल लें जो कि सेल के अंदर जा रहा है, तो एंडोसाइटोसिस में क्या होगा कि वो सेल के अंदर जाएगा, एंड एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, वही पार्टिकल सेल से बाहर आएगा, बट द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिमिलर। अगर हम एक अमीबा का एग्जांपल लेते हैं इसी चीज को समझने के लिए, सो सपोज दिस इज एन अमीबा एंड ये है हमारा फूड पार्टिकल। तो अमीबा क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल की तरफ मूव करेगा एंड इस फूड पार्टिकल को सराउंड करेगा। और जब ये इस फूड पार्टिकल को सराउंड कर जाएगा, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन आपस में अटैच हो जाएगी एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ थिंग नोन एज वेसिकल। आई विल शो यू दैट। ये सेल मेम्ब्रेन अटैच होने के बाद ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ गया, अमीबा के अंदर आ गया, एंड इस फूड पार्टिकल के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट इस तरीके से रह जाएगा। अब अमीबा क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल से सारा का सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड अब यही वेसिकल अगर हम वापस से ड्रॉ करें तो अमीबा मूव करते करते इस वेसिकल को कॉर्नर पे ले आएगा, एंड कॉर्नर पर लाने के बाद अमीबा इसे बाहर फेंक देगा। ये जो प्रोसेस था जिसमें अमीबा ने इट फॉर्म्ड अ वेसिकल अराउंड द फूड पार्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। एंड जब इसी वेसिकल का यूज करके वो अपनी बॉडी में उस फूड पार्टिकल को मूव करवाने के बाद कॉर्नर पे ले गया एंड उसके बाद उसने उसे अपनी बॉडी से एक्सपेल कर दिया, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। इस प्रोसेस के लिए अमीबा को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एन active process, and in this way the active transport of material takes place inside a cell. So that's it for today's lecture. हमने आज एक्टिव प्रोसेसेस के बारे में बात करी, पैसिव प्रोसेसेस के बारे में बात करी। एक्टिव प्रोसेसेस में हमने एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस के बारे में बात करी, एंड पैसिव प्रोसेसेस में हमने ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में बात करी, जिसके साथ साथ हमने डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस भी स्टडी करे। Thank you.